नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। हमारी 11 बजे वाली क्लास का टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है 30 अगस्त को एग्ज़ाम कन्फर्म हो गया है। इसी को लेकर हमने 30 प्रैक्टिस सेट बनाए जीके जीएस के। तो वो 30 प्रैक्टिस सेट हम हल करवा रहे हैं, जिनमें से आपके आर्मी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लगभग 28-29 क्वेश्चन वहाँ से आपको टच कर जाएंगे। तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, अपना नोट्स बनाइए बढ़िया से। अब मतलब ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं बचा है, लगभग 25 दिन मान के चलिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, मतलब फुल। और ये नोट्स बना लीजिएगा। जो भी मैं डिस्कस करूँगा अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, साथ में क्वेश्चन भी नोट कर लो। और एग्ज़ाम आपके पास जब आ जाएगा तो मैं आपको मटेरियल भी दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ के चले जाना। चलिए बात करते हैं। सुबह 8 बजे हमारी जीके की क्लास हुई थी, वो नहीं देखिए तो देख लेना आप। रेगुलर क्लास 8 बजे और 11 बजे लगेगी। अब हम जीएस सुपर सीरीज का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट रहेगा ये हमारा जीएस का। चलिए बात करें, बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मतलब होता है रो। प्रतिरोधकता कह दो या विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, इसका मात्रक आपको बताना है। आपको पता होगा रो की बात करें तो आपको पता होगा ये होता है प्रतिरोधकता और आर होता है प्रतिरोध। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये तो है प्रतिरोध आर, और ये रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। या बात करें प्रतिरोधकता, ये ध्यान रखना आप। तो आर का प्रतीक तो आपको पता है ओम होता है। क्या ओम का संकेत इस तरह होता है, आपको पता है। और इसकी बात करें, रो का प्रतीक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ओम मीटर वाला ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। जैसे मैं समझाना चाहूँ तो आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल बट्टे ए होता है। आर बराबर क्या होता है? रो एल बट्टे ए होता है। ये भी आपको सूत्र याद रखना चाहिए। आर बराबर क्या होता है? रो एल बट्टे ए होता है। इसका मतलब आपको पता है आर का तो आपका ओम होता है, और जब आप रो का निकालोगे तो पक्षांतरण करोगे, इधर आएगा ए बट्टे एल, 1 मीटर कट जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? रो मीटर आएगा। उसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। यदि आपको कहता ना प्रतिरोध का मात्रक, तब आप ओम करते, और लंबाई का मात्रक आप सबको पता है मीटर होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जानकारी और। एक आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ओम का नियम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में रिपीट हो चुका है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? तो आपको पता होगा ओम का नियम क्या होता है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। आपको पता होगा V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या होती है? आपको पता है विद्युत जनित्र होता है। क्या होता है? विद्युत जनित्र। या बात कर लेते हैं जनरेटर आप कह सकते हैं। वो आपको पता है जो हम यांत्रिक ऊर्जा उसको देते हैं और उससे हमें प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा। ये आपको पता होगा। एमीटर होता है, वो विद्युत धारा नापने के लिए काम में लिया जाता है। और एक होता है विद्युत धारा का मात्रक। मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताएगा। एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये भी नोट कर लो, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर सकते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलोम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार आर्मी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बात कर लेते हैं, खाना बनाने में क्या दे रखा है? नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किया जाता है नहीं है, नहीं किया जाता है। इसका मतलब खाना बनाने में किसका यूज़ नहीं होता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं CNG, बिल्कुल उनका जवाब सही। आपको पता होगा LPG का तो किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या है? LPG का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और बायोगैस की बात करें तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। बायोगैस का मुख्य घटक तो आपको नोट कर लेना है। मुख्य घटक होता है, क्या होता है? जल्दी से बताएगा। CH4। CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन कह दो या मीथेन कह दो। और इसको मार्स गैस कहते हैं। वैसे इसे क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मार्स गैस का सूत्र है, तो मार्स गैस भी इसे ही कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं CNG का फुल फॉर्म क्या है, जिसका आपको पता है वाहनों के ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है इसका फुल फॉर्म? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह आपको ध्यान रखना है। यानी कर्फ्यूस्ट प्राकृतिक का मतलब हो गया नेचुरल, और जी का मतलब हो गया गैस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सौर सेल कह दो या सौर प्लेट जो हम घरों में यूज करते हैं, आपको पता है उसमें आपको पता है सौर ऊर्जा मिलती है उसको सूर्य के प्रकाश से, और वो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, तो वो सौर ऊर्जा को करता है किस में, जल्दी से बताएगा, विद्युत ऊर्जा में। जो ऑप्शन नंबर ए बता रही बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। जो मतलब ऐसे आपने पता है सौर इस प्लेट में लकीर होती है वो किसकी होती है, आपको पता है जल्दी से सिलिकॉन का होता है, किसका, सिलिकॉन का। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है उसमें भी आपको पता है क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो नोट कर सकते हैं आप। जैसे विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है विद्युत सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो आपको कहने हैं विद्युत सेल, थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल में संग्रहित ऊर्जा है तब तो आपको करना है रासायनिक ऊर्जा, और आपको कहीं विद्युत सेल हमें कौन सी ऊर्जा देता है तब आपको करना है विद्युत ऊर्जा। तो इंपॉर्टेंट है, विद्युत सेल के अंदर कौन सी रासायनिक ऊर्जा भरी होती है, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से, यानी रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे पत्ती, बिल्कुल उनका जवाब सही है। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है नाम सुना होगा जाइलम। जाइलम आपको पता है उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम, दो उत्तकों के नाम आपने मैंने काफ़ी बार बता रखे, जाइलम और एक क्या होता है, फ्लोएम। इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम आपको पता है किसका सेवन करता है, जाइलम करता है जल का सेवन, किसका, जल का, और फ्लोएम करता है यानी फूड यानी भोजन का सेवन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जैसे मैंने ट्रिक भी बताया था, जय का मतलब जल और एफ का मतलब हो गया फूड यानी भोजन। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरित लवक की उपस्थिति में होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हरित लवक जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में होता है हरित लवक या कहीं क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। पत्तियों का जो पौधे की पत्तियां होती है उसका रंग हरा क्यों होता है, तो उसमें हरित लवक या कहीं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। यानी तेज प्रकाश, जैसे आपने देखा होगा हम कभी तेज बल्ब की तरफ या कहीं तेज प्रकाश हम सूर्य मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे कई बार ऐसे भी आ जाता है, मतलब ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो भी आपको पता है सूर्य है। सौर ऊर्जा इससे मिलती है, ये भी आपको पता होगा। प्रत्यक्ष स्रोत कह दो या सूर्य कह दो, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं, जैसे हम तेज प्रकाश की तरफ देखते हैं तो आपको पता है हमारी आंखें मतलब हम कहते हैं बंद होनी शुरू हो जाती है, यानी पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और अंधेरे में आंखें का मतलब पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें पूरा दिखाई नहीं देता है, इस कारण हम आंखों को मतलब ऐसे ज़्यादा खोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके याद भी है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती है, साफ साफ कहाँ देख सकती है। तो मैंने आपको बताया दूरदृष्टि दोष का मतलब ही क्या है, दूरदृष्टि दोष का मतलब ही क्या है, दूर साफ दिखाई देगा, क्या होगा, दूर तो क्या होगा, साफ दिखाई देगा। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। दूरदृष्टि दोष कहे इसका मतलब दूर साफ दिखाई देगा और निकट साफ नहीं दिखाई देगा, ये होता है। और यदि आपको कहता है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट साफ दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ बात आ गई है कहाँ दिखाई देगा साफ, तो दूर दिखाई देगा, यानी दूर की वस्तुएं क्या होगी, साफ दिखाई देगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, यदि दूरदृष्टि से कोई ग्रसित व्यक्ति है तो उसके आंखों में जो चश्मा लगाया जाता है उसमें लेंस कौन सा होता है, तो लेंस होता है उत्तल। आप हमेशा ध्यान रखना, दूरदृष्टि वाले दोष वाले व्यक्ति में उत्तल लेंस का चश्मा लगा होगा, किस लेंस का, उत्तल लेंस का। अब बात कर लेते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, क्या मैं लिख देता हूँ निकट दृष्टि दोष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बता देता हूँ, निकट दृष्टि इतना लिख देता हूँ, निकट दृष्टि दोष। और बात कर लेते हैं, इसे मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यानी निकट साफ दिखाई देता है मायोपिया, ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट साफ दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता, इसलिए इसमें लेंस कौन सा लगा होता है, अवतल लेंस होता है। यानी जो इसके मायोपिया रोग हो या कहे निकट दृष्टि दोष हो, उसके जो अवतल लेंस होता है वो लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ हमेशा। अब बात कर लेते हैं आपके आँख में कौन सा लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अंध बिंदु, बिल्कुल उनका जवाब सही है। काफ़ी बार ये विद्यार्थियों के क्वेश्चन में पेपर में भी आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? आपको ध्यान रखना है कितनी, 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु या कहीं निकटतम दूरी क्या हो सकती है? तो 25 सेंटीमीटर हो सकती है। इससे साफ आंखें नहीं देख पाएगी, इससे कम दूरी पे आपको ये ध्यान रखना है, निकट दूरी है ये। चलिए आगे बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देते हैं 9। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी बता रहा था उत्तल लेंस होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे, बिल्कुल उनका जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं, मानव नेत्र में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है रेटिना या कहे दृष्टिपटल, हिंदी में कई दृष्टिपटल पे बनता है, वो रेटिना अंग्रेजी का नाम है, ध्यान रखिएगा। जो प्रतिबिंब होता है वो मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने क्या देख है, उदय और अस्त होने समय सूर्य दिखाई देता है। दिखाई कैसा देता है आपको पता होगा, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। क्या दिखाई देता है? लाल। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अब काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जो आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो परकिरणन के कारण दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है, परकिरणन सर्वाधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। वो लाल रंग का परकिरणन से कम होता है, सबसे कम होता है। लाल रंग का परकिरणन सबसे कम होता है और उसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। इसी कारण आपने देखा होगा जो खतरे के निशान होते हैं वहाँ लाल रंग का संकेत किया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ध्यान रखना तरंग दैर्ध्य लाल रंग का अधिक और परकिरणन लाल रंग का कम होता है, वह उल्टा हो गया अपने आप ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने देखा है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होगा 2 मिनट का अंतर होता है। आपने देखा होगा सूर्य जब उदय होता है उससे हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। यह भी आपको पता है किसके कारण दिखाई देता है, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 मिनट पहले दिखाई देता है और अस्त होता है उसके बाद भी 2 मिनट हमें दिखाई देता है। तो इस कारण अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो सूर्य उदय होता है और शाम को अस्त होता है, कुल मिला के समय में दिन में कितना अंतर आ जाता है? तो 4 मिनट का कुल अंतर आ जाता है। 2 मिनट का सुबह ज़्यादा हो गया, यानी 4 मिनट क्या है आपका दिन होता है वो बढ़ जाता है। यह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, नोट कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, बता दूं क्या? 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ये भी 4 मिनट का लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और बात कर लेता हूँ, आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो ग्रीनविच टाइम है उससे भारत का टाइम कितने घंटे आगे है? तो वो आपको ध्यान रखना है 5.5 घंटे आगे है। यानी हमारे भारत का टाइम है जो मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है ग्रीनविच है उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। चलिए आगे बढ़े, क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। अपना सर ऐसे ही क्लास लेते रहेगा, यदि आप लाइक और सपोर्ट करते रहोगे आपको ऐसा कहीं कंटेंट नहीं मिलने वाला है जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने देख भी लिया होगा, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला
क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 12 क्या दे रखा है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष जो बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं। कई बार तो आर्मी में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बेनी आहे पिनाला, बेनी आहे पिनाला, ये आपको विबज्योर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है, विबज्योर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, लिख लो, अपनी कॉपी साथ लेकर बैठे हो। जो मेरे विद्यार्थी होगा वो कॉपी रखेगा, बाकी तो साहित्य की पढ़ने वाला नहीं होगा जो कॉपी नहीं है साथ में। कॉपी साथ रखा करो, यदि मेरे से पढ़ना है तो कॉपी में लिखते जाइएगा साथ साथ, एग्जाम में बाहर आ जाए। इस 30 प्रैक्टिस सेट में मैं आपको कराऊंगा, तो मेरे पे आके कह देना 29, 28 या 29 टारगेट मान के चलिए, 30 आ जाए तो और ही बढ़िया। पीछे जैसे कई एग्जाम में हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई जब 28, 29 नहीं बल्कि एक यारो तो ऐसा था, आपने देखा होगा 30 क्वेश्चन आ गए थे, जो मैंने इस तरह का मॉक टेस्ट पीछे भी लिया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, 29 क्वेश्चन मेरा टारगेट है, हो सके तो 30 में से 30 कई यारों को मैं टच कराऊंगा। लेकिन आपको काम इतना करना है, अपनी कॉपी में लिख लो ये 30 प्रैक्टिस सेट, आप जी जान लगा दो। 30 अगस्त आप कोई दूर नहीं है, और हो सके उतनी मेहनत करो। मैं आपके लिए होगा तो रात दिन मेहनत करके आपको पूरा कराऊंगा ये प्रैक्टिस सेट। 2-2 भी करवाना पड़े, एग्जाम पास आ जाए तो भी मैं कराऊंगा। लेकिन आप मेहनत आपको भी करना है, अपने साथियों को भी जगाना है और आपको भी जगना है। चलिए बात करते हैं, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगाओ, इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे, औरों की तरह नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये इसका जवाब मैंने बता दिया क्या, थोड़ा भावनाओं में बह गया, कोई बात ना, ठीक है। कृत्रिम, अरे सॉरी क्या बता दिया, एक मिनट। प्राकृतिक, इंद्रधनुष कौन सा स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक यानी प्रकृति का ही तो है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, प्रकृति नेचुरल स्पेक्ट्रम है। इसमें रंग भी मैंने बता दिया, सारा बता दिया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपके स्क्रीन के सामने। किसी की भावनाओं में इतना आपको बढ़िया से बढ़िया मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो ये तो मैंने काफी बार बता देता है, ऊपर वायुमंडल नहीं होता है। और वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। याद आ रहा है, सुबह वाली क्लास में बताया था, मेरे तो याद है, आपके पता नहीं याद है या नहीं। समताप मंडल में क्या उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं। और जो होता है क्या, मौसमी संबंधी प्रक्रिया वो कहाँ होती है, सौरमंडल में होती है। और भी बताया था, याद आ रहा है कुछ, जल्दी से बताएगा। और क्या बताया था, हाँ, ओजोन कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जल्दी से ये कमेंट करके बता देना, सुबह वाली क्लास में मैंने बताया था। तो ये दे रखा है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान को सफर करने वाले को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन इसको घुमा देता है, कैसे घुमा देता है, कहता है यदि हमारे वायुमंडल नहीं होता तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता। तो आप कहते सर काला दिखाई देता, क्योंकि ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति को काला दिखाई देता है। अब बात कर लेता हूँ, थोड़ी और करूँ बात आकाश के बारे में, तो यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, 78% है। वायुमंडल की बात आ गई, वातावरण में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, ये तो मैंने अभी बताया था, रेटिना है। क्या है, दृष्टिपटल, हिंदी में कहे तो दृष्टिपटल कहते हैं। कई बार हिंदी वाले भी ध्यान दे लेना, कई बार इंग्लिश वाला भी है, वैसे आप देख लोगे रेटिना नाम मिल जाएगा। दृष्टिपटल पे आपको पता है आंख का जो प्रतिबिंब होता है कोई वस्तु का, वो बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको ये क्वेश्चन और बता देता हूँ, आंख दान करती है ना, तो कोर्निया वाला भाग दान करती है, बाकी आंख का भाग नहीं। कौन सा भाग दान करती है, कोर्निया वाला। और इस क्वेश्चन का जवाब तो आपका क्या होगा, रेटिना होगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। मीटर होता है लंबाई का मात्रक। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और क्या इन्हीं में से एग्जाम में आपके आने वाला है। एम्पियर मैंने बता दिया, क्या विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़े। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
कमेंट, बिना कमेंट करने किसी को नहीं जाना। क्लास पूरी होने के बाद कमेंट करके एक बढ़िया सा हमारे लिए लाइक करके और फिर कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। यदि क्लास में आपको मज़ा आया तभी लाइक कर देना। और चैनल पे जो विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाना है। यदि आप हमारी क्लास में एक बार आ गए हो तो वापस आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से वो सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करोगे क्या? जो मेरा सच्चा फैन है या क्या कहूँ मैं, सच्चा विद्यार्थी है, उसको शेयर भी तो करना है, क्योंकि ये सर आपके लिए क्लास ले रहे तो शेयर तो आप भी कर सकते हो। इतना काम आपको करना है, क्लास के अंत तक बने रहे हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार भारत माता का जयकारा सभी लगा दीजिएगा। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।